गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ तनवीर बानो। आज मैंने सोचा कि यार कुछ इंटरेस्टिंग सा किया जाए, तो मैंने सोचा कि कौन सा टॉपिक ऐसा उठाया जाए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो मुझे लगा कि इतिहास को पढ़ा जाए, क्योंकि से अगर हम देखें तो सारे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है, मैथ्स अच्छे से कर लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, बट यार इतिहास के क्वेश्चंस जो होते हैं वो लगता है कि किसी तरह से तो प्रिपेयर हो जाएं कि हमारे एग्जाम में वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। तो मैंने सोचा इतिहास को आज पढ़ा जाए। तन इतिहास होता क्या है? अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के बारे में हमें पता तो होना चाहिए कि इतिहास आखिरकार ये है क्या। तो इतिहास अगर हम देखें तो इतिहास जो शब्द है, अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखा जाए, इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है, और हिस्ट्री का जो अर्थ होता है हिंदी में वो होता है बुनना। इसका मतलब ये है कि जो भी घटनाएं पहले घटित हुई हैं मानव की, उन सभी घटनाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है वो कहलाता है इतिहास। इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीजें अभी तक घटित होती चली गई हैं स्टार्टिंग से अभी तक, वो सारी चीजों के बारे में अगर हमने नॉलेज ले लिया तो हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास काफी कुछ कवर हो जाएगा। अब स्टार्टिंग से अभी तक की चीजों को याद रखना तो बड़ा मुश्किल है। हमारा माइंड जो है ये कंप्यूटर या हार्ड डिस्क तो है नहीं, हालांकि बनाया तो हम ही ने है कंप्यूटर को, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों को दिमाग में रखना एक बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक सा होता है। तो इन चीजों को दिमाग में रखने के लिए इतिहासकारों ने हमारी बड़ी ही मदद की। इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। अब ये 3 भाग क्या-क्या हैं? तो इन 3 भागों में इतिहासकारों ने इतिहास को प्राचीन भारत, मतलब सबसे पुराने भारत के बारे में बताया, सबसे पुराने साक्ष्यों के बारे में, जितनी भी पुरानी घटनाएँ घटित हुई हैं, उनके बारे में इसके अंदर बताया हुआ है। जैसे कि जब हम अगर 20-25 साल के हो जाते हैं और किसी को हमें अपने बारे में पूरी सारी चीज़ें बताना है, तो हम स्टार्ट अपने नाम से करेंगे, फिर उसके बाद हम बताएँगे कि हमारी अर्ली एज में क्या हुआ, फिर उसके बाद हमारी मिडिल एज में क्या हुआ, देन अभी जो प्रेजेंट एज है उसमें क्या चल रहा है। इसी तरह से भाई इतिहास भी है, इतिहास को भी 3 अलग-अलग पार्ट में अगर हम बता देंगे तो काफी कुछ चीजें कवर हो जाएंगी। कुल मिलाकर आप ये मानकर चलिए कि इतिहास को इतिहासकारों ने इजी बनाने के लिए 3 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहला भाग कौन सा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारत हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट होगा जो हम इतिहास के लिए स्टार्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद आएगा मिडिल वाली चीज। मिडिल वाली चीज क्या होगी? मध्य भारत। फिर होगा लास्ट में आधुनिक भारत। आधुनिक भारत जो अभी हमारा भारत चल रहा है वो आधुनिक भारत होगा। तो अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत को किस तरह से पढ़ा जाए? पुराने भारत मतलब प्राचीन पहले के भारत के बारे में तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, उनको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से याद करना है, तो इसके सिर्फ 4 बेसिक पॉइंट याद रखने हैं हमको। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये 4 पॉइंट क्या हैं जो हमारे प्राचीन भारत को प्रिपेयर कर देंगे? ये 4 पॉइंट हैं हमारे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के बारे में पूरी जानकारियां लेनी है आपको, क्योंकि से अगर धर्म ग्रंथ के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया तो आपका काफी कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। और धर्म ग्रंथ में मेनली हमें वेदों के बारे में ही पढ़ना है। ये 4 वेद अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया, एक्चुअली वेद जो होते हैं 4 होते हैं, इन 4 वेदों को अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो काफी कुछ हमारा प्रिपेयर हो जाना है। धर्म ग्रंथ के बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ के बाद पढ़ेंगे जो हमारे देश में विदेशियों का आगमन हुआ था, विदेशियों ने आना जाना स्टार्ट कर दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य जो थे। इन सभी चीजों के बारे में पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हम सबसे पहले एक छोटी सी चीज उठाकर चलते हैं, हमारे प्राचीन भारत का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा धर्म ग्रंथ क्या था? जैसा कि अगर हम नॉर्मल अभी किसी से पूछें तो धर्म ग्रंथ में माइंड में आता है कुरान है, देन गीता है, रामायण है, बाइबल है, इन सारी चीजों के बारे में आता है। लेकिन नहीं, अगर हम इतिहास की बात करें तो धर्म ग्रंथ में सबसे पुराना जो हमारा धर्म ग्रंथ है वो है वेद।
क्या याद रखना है आपको कि सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है हमारा वेद। अब वेद के संकलनकर्ता कौन थे? चलिए भाई, वेद तो बन गया, लेकिन इसके संकलनकर्ता कौन है? तो संकलनकर्ता वेद के हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इनका नाम काफी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अगर आप एसएससी के प्रीवियस पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन काफी बार मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि हमारा जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो है वेद। वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण जी का नाम याद कर लीजिए तो सारी चीजें वैसे ही परेशानियां खत्म हो जानी है, ठीक है ना। ओके, देन उसके बाद इसके उपदेश, इसमें उपदेश क्या दिए गए थे, किसके बारे में उपदेश दिए गए थे? तो इसमें उपदेश दिए गए थे वसुदेव कुटुंबकम के बारे में। अब वेद कितने होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी को पता है कि वेद 4 होते हैं, लेकिन इसका जो क्रम है वो आपको अच्छे से याद रखना है। क्रम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। तो इसमें आपको ऋग्वेद सबसे पहले पढ़ना है। ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों की जो मंडली है, जैसे कि हमारे परिवार में अगर 5 लोग हैं तो हम उसको बोलते हैं, वो 5 इकट्ठे मेंबर को बोलेंगे ये हमारा परिवार है, ठीक है ना। उस 5 सदस्यों का जो परिवार है उसके अंदर भी उनके चाचा, बड़े पापा ये सब होते हैं। तो वो पूरे उन सभी अगर उसके अंदर 4 परिवार हैं, एक परिवार के अंदर भी 4 परिवार हैं, तो उसको पूरा हम कुटुंब बोलते हैं। उसी तरह से ये जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों को साथ में क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब सबसे पहली जो बात है वो आती है ऋग्वेद की। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के अंदर क्या है? ठीक है, तो ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है। ऋचाएं क्या होती हैं? ये मंत्र होते हैं। इन मंत्रों का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसको ही हम ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋग्वेद में बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऋ से ऋग्वेद, र से ऋचाएं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को हम ऋग्वेद कहते हैं। और ध्यान ये भी रखना है, ऋचाएं मतलब मंत्र होता है। अब हमारा ये जो ऋग्वेद है इसके अंदर काफी सारी चीजों को समझाया गया है, काफी सारे उपदेश दिए गए हैं। बट इसमें से जो मेनली हमें याद करना है वो चीजें ये हैं कि ऋग्वेद में मंडल कितने होते हैं। अगर आप एसएससी 2005 का क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि अभी एग्जाम का लेवल जो है वो काफी हाई हो गया है, बट बेसिक अगर प्रिपेयर है तो आगे की चीजों को प्रिपेयर करना काफी आसान हो जाता है। तो पहले हमें अभी अपना बेसिक ही प्रिपेयर करना है। अगर हम देखें तो ऋग्वेद में मंडल कितने होते हैं? 10। ये पूरा 10 से ही रहेगा, इसके जितने भी पॉइंट्स आने वो 10 से ही आने, ठीक है। मंडल 10 हैं, सूक्तियां इसमें जो है 1028 हैं, ऋचाएं 10,462 हैं। तो इस तरह से ये जो 3 पॉइंट हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। मंडल एक बार रिवाइज कर लिया जाए, मंडल कितने होते हैं? 10। सूक्ति कितनी होती हैं? 1028। ऋचाएं होती हैं 10,462। 4 से 5 बार इनको आप बोलिए, रिपीट कीजिए, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। देन उसके बाद अब ये जो ऋचाएं थी, मतलब ऋग्वेद तो बन गया, ऋग्वेद के संकलन करता पता चल गए कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। इसमें उपदेश जो दिए गए हैं वो महर्षि कृष्ण सॉरी वसुदेव कुटुंबकम के बारे में दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके चारों वेदों को हम संहिता कहते हैं। ये सारी चीजें हमें पता चल गई, लेकिन ये जो ऋग्वेद आया इसको किसी ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इसके पढ़ने वाले जितने भी ऋषि थे उनको होत्र कहा जाता है। एक्चुअली में ऋग्वेद के अंदर ऋचाएं हैं और ऋचाओं के पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको होत्र कहा जाता है। इस वेद के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इस वेद के अंदर हमें आर्य की राज्य कार्य प्रणाली के बारे में जानकारियां मिलती हैं। और इसके साथ साथ आपसे थर्ड पॉइंट इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है, किस वेद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आप हमेशा पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप वेद पढ़ रहे हैं तो वेद में सबसे पहले आपको इसका क्रम याद रखना है कि ऋग्वेद पहले आता है, फिर उसके बाद यजुर्वेद आता है, देन सामवेद आता है, फिर अथर्ववेद आता है। इसी तरह से जब भी आप अगर नॉर्मली देखें कि अगर कुछ पूजा पाठ वगैरह की जाती है तो गायत्री मंत्र से स्टार्टिंग होती है। तो गायत्री मंत्र स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग वाले वेद में आता है, इसलिए गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है, तीसरे मंडल में है। और ये किसको समर्पित है? ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऋग्वेद
के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अब इसमें एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि देवता सोम के बारे में किस मंडल में उल्लेख किया गया है? तो देवता सोम के बारे में 9वें मंडल में उल्लेख किया गया है। इसके साथ-साथ ये भी पूछा जाता है कि हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में किस मंडल में बताया गया? हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में 8वें मंडल में बताया गया है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि 8वें मंडल से हमें किसकी जानकारियाँ मिलती हैं? तो क्वेश्चन में अगर आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर के ऑब्जेक्ट्स में अगर हस्तलिखित ऋचाएँ ना लिखा हो, खिल लिखा हो तो आपको खिल को टिक करना है क्योंकि इसे हाँ जो खिल है उसे ही हस्तलिखित ऋचाएँ बोलते हैं, ठीक है ना? तो 8वें मंडल में खिल या हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसके ये जो जितने पॉइंट्स मैंने बताए आपके क्वेश्चन ऋग्वेद के अंदर इसी से ही बनने हैं, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बट अगर हम देखें तो हाई लेवल में अगर हम जाएँ तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंद्र के बारे में कितनी ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में, अग्नि के बारे में कितनी रचनाएँ हैं ऋचाएँ हैं जिनकी रचना की गई है। तो इंद्र के बारे में 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के बारे में 200 हैं। तो 200-250 का ये फिगर याद रख लेना, 200 है अग्नि के लिए, 250 है इंद्र के लिए, ठीक है? तो इस तरह से आपका ऋग्वेद इसमें कवर हो जाता है। अब आगे मैं आपको यजुर्वेद के बारे में बताऊँगी, पहले ये सारे पॉइंट्स कवर कर लीजिए। इससे रिलेटेड एक छोटा-सा क्वेश्चनायर करेंगे, देन उसके बाद हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।